आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो अकाल पड़े, अकाल या अकाल पड़े, इनकी जांच के लिए समिति बनी, अकाल समिति, या अकाल आयोग। आज की क्लास में हम इन लोगों चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला मुद्दा क्या है कि अकाल पड़े क्यों, क्या ऐसा कारण बना कि अकाल पड़े। जैसे अकाल एक बार या दो बार नहीं पड़ा। अगर हम देखें कि ब्रिटिश शासन सत्ता स्थापित होने पर वहां से ये अकाल प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद एक अकाल पड़ जाता था। उससे पहले क्या था कि भारत में ऐसा कोई भी कारण नहीं मिला कि अकाल पड़े, या भारत की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं कही गई जिसे अकाल की संज्ञा दी जाए। जैसे कि मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासन सत्ता स्थापित होती है, अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित हो गई, तो लगभग 5-10 वर्षों के अंतराल पे, या हम कहें उससे पहले भी जो है अकाल पड़ते थे। केवल एक दो बार नहीं, कई बार अकाल पड़े। तो क्या ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की जिसके कारण अकाल की स्थिति बनी। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी सरकार हो जो सत्ता पर स्थापित हो, उसकी कुछ नीतियां होती हैं। जैसे हम अंग्रेजों को दोषी ठहरा रहे हैं, तो हम सब सीधे सीधे इस तरीके से समझते हैं कि जो कोई भी सरकार सत्ता पर स्थापित हो तो उसकी कुछ नीतियां होती हैं, और उसके जो नीतियां होती हैं सीधे सीधे जनता और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। नीतियां जनता और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करती हैं। तो अंग्रेजों ने क्या ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण सीधे सीधे जनता और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। जैसे अंग्रेजों ने अपनी शासन सत्ता स्थापित कर दी बंगाल में। बंगाल में जब इन्होंने शासन सत्ता स्थापित की तो वहां पर इन लोगों ने अपनी नीतियां भी लागू कर दी। जैसे बंगाल में इन्होंने क्या किया कि द्वैध शासन लागू कर दिया। अंग्रेज अपनी नीतियों में क्या किए कि बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। अब अगर हम थोड़े से उस समय की स्थितियों को देखें तो कुछ विद्वानों ने क्या कहा है, जैसे के.एम. पनिक्कर ने कहा कि ये डाकुओं का काल है, डाकुओं का काल है। कौन? ये द्वैध शासन, जो बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, उसको के.एम. पनिक्कर ने कहा कि ये डाकुओं का काल है। डाकू या किसी के घर में झपट्टा मारो और वहां से दादागिरी पूर्वक लेके चले आओ, के.एम. पनिक्कर ने कहा। और एक विद्वान थे पर्शियल स्पीयर, इन्होंने क्या कहा इस द्वैध शासन को कि ये बेशर्मी, शर्म भी नहीं है, बेशर्मी और लूट का काल है। बेशर्मी और लूट का काल है। अब हम स्वयं देख सकते हैं कि उस समय के जो विद्वान थे, जैसे के.एम. पनिक्कर, द्वैध शासन को क्या कह रहे हैं कि डाकुओं का काल है। इधर पर्शियल स्पीयर क्या कह रहे हैं कि बेशर्म, शर्म भी नहीं लग रही है, और ये लूट भी मचा रखे हैं। तो ये अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई द्वैध शासन के माध्यम से, तो उन्होंने केवल एक ही स्थिति बना के रखी कि किसी भी तरीके से शोषण किया जाए, अधिक से अधिक धन कमा के जो है हम धनाढ्य हो जाएं। इस नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई और भारतीय जनता भूखमरी के कगार पर आ गई। इन्हीं कारणों से जो है भारत में अकाल की स्थिति बनी। उसके आगे हम देखते हैं कि जब इनकी नीतियां धीरे धीरे विकसित होना शुरू होती है तो इन्होंने भू राजस्व वसूलने का तरीका बदला। जैसे भू राजस्व में इन लोगों ने क्या किया कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था कर दी, अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की, महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था की। जितने भी भू राजस्व की व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ किया, सभी का केवल एक मुख्य उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूल करना। बेशक आम जनमानस बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, उससे कुछ नहीं इनको लेना देना। बस इनकी केवल एक ही मंशा थी कि किसी भी तरीके से अधिक धनाढ्य होकर हम लोग इंग्लैंड चले और वहां पर एक अच्छा जीवन यापन किया जाए। यद्यपि हमने आपसे कहा था कि ये जब लूट के इंग्लैंड जाते थे तो वहां इन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। इन्हें वहां इंग्लैंड में क्या कहा जाता, नवाब। और इंग्लैंड के नजरिए में नवाब शब्द जो था वो भ्रष्टता का द्योतक था। लेकिन उसके बाद भी एक व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापारियों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित किया जाए। तो इन लोगों ने शासन सत्ता स्थापित करने के साथ में धन लूटने का पूरी योजना बना ली।
अगर हम इन सब चीजों को देखें तो अकाल, जो भारत में अकाल पड़े उसमें अगर हम देखें तो इसको, अकालों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रारंभ में सत्ता किसकी थी? कंपनी की शासन सत्ता थी। तो कंपनी की शासन सत्ता जब समाप्त होती है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्रों के द्वारा कि अब कंपनी की शासन सत्ता समाप्त है, तो उसके बाद भी कुछ अकाल पड़े। तो हम इसको दो भागों में देखने का प्रयास करेंगे, या जो अकाल पड़े उसके लिए कौन सी समिति बनी, या उसके लिए बाद में कौन से आयोग बने। यहां से कई बार पेपर में काफी प्रश्न निकल के आता है। हम लोग देखते हैं कि भारत में जो अकाल पड़े, कौन कौन से अकाल पड़े। जैसे सबसे पहला अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। अब देखिए सत्ता इनको कब मिली है? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर के विजय के बाद इन्हें शासन सत्ता प्राप्त होती है। अकाल कब पड़ गया? 1769 ईस्वी में। और ये चला कब तक? 1770 ईस्वी तक। ये फैला कहां? तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ये फैल गया। और इस भूख और कंगाली की स्थिति में काफी जनता जो है काल के गाल में संभाल गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जितनी भी संपूर्ण जनता थी उसके 1/3 जनता जो है, 1/3 लोग जो है इस अकाल के स्थिति में जो है मर गए। लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगा। सरकार ने इसके लिए कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं किया कि कुछ आम जनमानस की सहायता की जाए। यहां से पेपर इससे नहीं पूछता कि 1769 या 1770 ईस्वी में जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में अकाल बना, उससे नहीं प्रश्न पूछता। प्रश्न क्या पूछता है कि जब 1769, 1770 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था, तो उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो आपको याद होगा पीछे हम लोगों ने देखा था कि इस समय सन्यासी विद्रोह चल रहा था। इस सन्यासी विद्रोह का जो है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहां मिलता है, सन्यासी विद्रोह की जानकारी कहां मिली? तो आपको हमने बताया था कि एक पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ जो किताब है, ये किसकी किताब है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है। उस बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक जो आनंद मठ है, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था 1769, 1770 ईस्वी में, उसी समय जो है ये सन्यासी विद्रोह चल रहा था। उसके बाद अगला अकाल पड़ता है 1837 और 38 ईस्वी में। ये कहां पड़ता है? ये उत्तर भारत में पड़ता है। उत्तर भारत में पड़ने वाला ये अकाल भयंकर रूप ले लेता है और लगभग इसमें 8 लाख व्यक्ति मारे जाते हैं। लेकिन 8 लाख व्यक्तियों के मरने का सरकार को बिल्कुल ही गम नहीं है। सरकार इस पर कुछ भी नहीं करती है। उसने यहां तक भी नहीं कुछ किया कि जो व्यक्ति मर रहे हैं उनसे जो है कुछ ऐसी सहायता कर दिया जाए, चाहे कर कम कर दिया जाए, उनके सहायता तो कोई योजना चला दिया जाए। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया कि आपकी किस्मत है, आप मरते रहिए। अब इसके बाद 1861 ईस्वी में पुनः अकाल पड़ता है। 1861 ईस्वी में देखिए कंपनी की शासन सत्ता समाप्त है। अब किसकी शासन सत्ता आ गई? क्राउन की सत्ता आ गई। 1861 ईस्वी में अकाल पड़ता है। ये अकाल कहां पड़ा? ये पुनः उत्तर भारत में अकाल पड़ गया। उत्तर भारत में पुनः अकाल पड़ा और इसमें असंख्य व्यक्ति मारे गए। काफी व्यक्तियों का जो है जन और धन दोनों की हानि हुई। काफी व्यक्ति मारे गए। सरकार अभी भी कुछ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चारों तरफ जो ये असंख्य व्यक्तियों के मरने की गूंज थी, चारों तरफ गूंजना शुरू कर दी और इनका जो है ब्रिटिश सत्ता की थू थू होने लगी। विश्व बिरादरी भी ये कहने लगी कि यहाँ पर केवल आप शासन सत्ता काबिज करके बैठे हुए हैं, आप केवल शासन सत्ता चलाना जान रहे हैं, आप भू राजस्व वसूल कर रहे हैं और आपकी जो जनता है वो मर रही है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन जो बेइज्जती हुई इनकी, इन बेइज्जतियों से परेशान होकर इन्होंने क्या किया? औपचारिकता बस एक समिति बना दी। अभी आयोग नहीं बनाई है। ये क्या किया? कर्नल स्मिथ के नेतृत्व में, कर्नल स्मिथ के नेतृत्व में एक समिति बना दिया। पहली समिति बन के तैयार हो गई। लेकिन यह समिति ने कुछ भी ऐसा सुझाव नहीं दिया कि जिससे कुछ भी लाभ हो, कि अकाल की स्थिति में कुछ सहायता हो।
बस क्या हुआ कि इस समिति के बाद एक बन गया दरिद्रशाला। दरिद्रशाला अर्थात पुअर हाउस। दरिद्रशाला की व्यवस्था कर दी गई और सरकार ने क्या कहा कि जो आम जनमानस है, जो भूखों मर रही है, यहां पर आए और हम उसको भोजन करवाएंगे। अकाल बहुत बड़े एरिया में, उत्तर भारत वाले एरिया में असंख्य व्यक्ति मर गए और कितना दरिद्रशालाएं बनवा दिए होंगे, कितने लोगों को भोजन करवा देंगे। आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसकी नीयत केवल शोषण की हो कि ज्यादा से ज्यादा हमको धन अर्जित करना है, तो कितने लोगों को खिला देगा। लेकिन इस कर्नल स्मिथ समिति के बाद यहाँ पर एक दरिद्रशाला की व्यवस्था की गई और भूखे व्यक्तियों को भोजन कराने का प्रबंध किया गया। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस समिति के बाद दरिद्रशाला की स्थापना की गई थी। कर्नल स्मिथ समिति के बाद एक दरिद्रशाला की व्यवस्था की गई थी, जहां से भूखे व्यक्तियों को भोजन करने का प्रबंध था कि आप आइए और यहां पर भोजन करके चले जा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में पुनः भयंकर अकाल पड़ गया। भयंकर अकाल पड़ा। अब ये भयंकर अकाल फैला कहाँ कहाँ, तो ये उड़ीसा वाले एरिया से शुरू होता है। लेकिन ये उड़ीसा की एरिया में प्रारंभ होने के बाद इसकी चिंगारी कहाँ पहुंचती है, बंगाल में भी पहुंचती है और मद्रास में भी पहुंचती है। इस प्रकार से ये अपना विशाल रूप धारण करना शुरू करता है। इसमें कहा जाता है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है कि इसमें 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख व्यक्ति मारे गए। अब इस अकाल के बाद अभी क्या था, कर्नल स्मिथ समिति बनी थी। अब भाई समिति बन गई है तो पुनः अकाल पड़ा, तब दूसरी भी समिति बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि पहले एक समिति बना के केवल औपचारिकता पूरा किया और इसमें कुछ भी नहीं किया। तो इन लोगों ने क्या किया, 1866 ईस्वी में जो भयंकर उड़ीसा वाले एरिया में फैला था अकाल, वहां से इन लोगों ने क्या किया कि एक समिति बना दी। कौन सी समिति बनाई, कैंपबेल समिति। अब कैंपबेल समिति बन गई। अभी यहां पर क्या थे, कर्नल स्मिथ समिति, इसने कोई सुझाव ऐसा नहीं दिया था कि जिसके माध्यम से यह कहा जाए कि अकाल की पीड़ा को कम किया जा सकता। लेकिन जब कैंपबेल समिति बनी तो इसने कुछ सुझाव दिया। कैंपबेल समिति ने सुझाव दिया, जिसको हम आगे चल के देखते हैं कि कौन सी समिति ने क्या सुझाव दिया या कौन से आयोग कब गठन हुआ और उसने क्या सुझाव दिया। अभी हम केवल ये देखते हैं कि कौन से अकाल कब पड़े और किस एरिया में फैले, कितने लोग मरे। इसके बाद सबसे भयंकर अकाल पड़ता है, भयंकर अकाल। ये पड़ता कब है, तो ये 1878 ईस्वी में ये पड़ता है। इस भयंकर अकाल को कहा जाता है कि शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल है। शताब्दी का इससे बड़ा भयंकर अकाल कोई नहीं पड़ा था। शताब्दी का भयंकर अकाल इसको कहा जाता है। पूरे शताब्दी में इससे बड़ा अकाल कोई नहीं पड़ा था। इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है कि इसमें 50 लाख लोग मरे थे। 50 लाख लोग काल के गाल में समा गए। यह फैला कितने एरिया में था, तो यह संपूर्ण भारत में फैला था। संपूर्ण भारत में फैला हुआ ये अकाल था। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर संपूर्ण भारत में अकाल फैला हो तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा अकाल रहा होगा। इसके बाद एक अकाल पड़ता है जिसे महान अकाल कहा जाता है। महान अकाल, देखिए अकाल भी महान अकाल कहा जाता है। ये पड़ता कब है, तो ये 1896 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में ये अकाल पड़ता है। अकाल भी महान, ऐसा नहीं कि कोई भी अकाल पड़े वो महान कहा जा सकता, लेकिन इसकी विशालता को देखते हुए उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग वाले थे उन लोगों ने इसे महान अकाल कहा। ये फैला कितने एरिया में था, तो ये मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, इन एरियो में यह अकाल फैला हुआ था। और यह अकाल पड़ा क्यों था, तो यह सूखे के कारण बारिश नहीं हुई, अच्छी बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ना लाजमी है। तो यह सूखे के कारण जो है ये अकाल पड़ा था, जिसे हम महान अकाल कहते हैं। पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे महान अकाल कहा जाता है या महान अकाल कब पड़ा था। तो यह 1896 से 1900 ईस्वी के बीच जो अकाल पड़ा था उसे महान अकाल कहते थे। ये मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत वाले एरिया में फैला हुआ था। और ये हुआ क्यों था, ये सूखे के कारण हुआ था। और इसमें कितने लोग प्रभावित हुए, तो 4 करोड़ लोग लगभग प्रभावित हुए। 4 करोड़ लोगों को इसने डिस्टर्ब किया, ये महान अकाल। उसके बाद
आजादी नजदीक आती है। आजादी नजदीक आने के समय भी एक अकाल पड़ता है। 1943 ईस्वी में एक अकाल पड़ता है। अकाल किस एरिया में पड़ता है कि बंगाल वाले एरिया में पड़ता है। बंगाल वाले एरिया में अकाल क्यों पड़ा? तो ये बंगाल वाले एरिया में फसल अच्छी नहीं हुई, फसल पैदा ठीक ठाक नहीं हुई, इसलिए अकाल पड़ गया। और ये उसी समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। अब बाहर से भी जो है अनाज आयातित नहीं किया जा सकता या मंगवा के दिया नहीं जा सकता था। तो इस कारण से जो है यहाँ पर लगभग 15 लाख लोग जो है असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। 15 लाख लोग मर गए। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन सा अकाल था? अकाल जो फसल ना उत्पादित होने के कारण, अच्छी फसल ना होने के कारण अकाल की स्थिति बनी थी। तो वो 1943 ईस्वी में जो बंगाल में अकाल पड़ा था वही एक ऐसा अकाल था जिसे फसल अच्छी ना होने के कारण अकाल की स्थिति बनी थी। अब इन सब अकालों को हम लोगों ने देख लिया कि किस अकाल में कितने लोग मरे या ये अकाल कहाँ कहाँ फैला था। तो सरकार ने एक सरकारी आंकड़ा जारी किया। सरकार कोई भी हो सरकारी आंकड़ा जारी करती है। सरकारी आंकड़ा जारी करने वाला जो व्यक्ति था, इसका अध्यक्ष कौन था? जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी सरकारी आंकड़ा जारी करने वाला व्यक्ति था। इसका अध्यक्ष था जॉन डिग्बी। इसने क्या किया कि कहा कि हम 1857 ईस्वी से लेके 1901 ईस्वी के बीच अकाल से हुई मृत्युओं की जानकारी हम आपको देते हैं, सरकारी आंकड़ा जारी करते हैं। तो इसने जारी किया कि हमने जांच किया और गिनती किया लोगों की काउंटिंग की, कितने लोग मर गए, उसके इसने आंकड़ा जारी किया। आंकड़ा देखिए इनका कितना था। इन्होंने कहा कि 2,85,25,000 व्यक्ति जो है मारे गए। 2,85,25,000 व्यक्ति मारे गए। सरकारी आंकड़ा है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि सरकारी आंकड़े के क्या रिकॉर्ड होते हैं। मात्र ये बता रहे हैं 2,85,25,000 लोग मारे गए, इससे ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कौन कर रहा है? सरकारी आंकड़ा, जिसके अध्यक्ष जॉन डिग्बी हैं। इन्होंने आंकड़ा जारी किया 1857 ईस्वी से 1901 ईस्वी के बीच का, और कहा इसमें मात्र 2,85,25,000 लोग मारे गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा कि अकाल पड़ गया, किस एरिया में पड़ा, कितने लोग मरे। अब हम देखते हैं कि इन अकालों की जांच के लिए कौन कौन सी समिति बनी या कौन से आयोग बने। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कर्नल स्मिथ समिति। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कर्नल स्मिथ समिति। ये कर्नल स्मिथ समिति तो बन गई, लेकिन इसने कोई भी सुझाव नहीं दिया कि जो अकाल पीड़ितों के कुछ सहायतार्थ हो, अर्थात इसके सुझाव का कोई महत्व नहीं बना। इसने कोई सुझाव ही नहीं दिया। उसके बाद 1866 ईस्वी में जो उड़ीसा वाले एरिया में फैला था अकाल, उसकी जांच के लिए कैंपबेल समिति बनती है। कैंपबेल समिति ये उड़ीसा वाले के लिए बनी हुई है, उड़ीसा क्षेत्र के लिए, जो उड़ीसा में अकाल आया था। कब बनी थी? तो ये 1866 ईस्वी में जो उड़ीसा वाला आया था उसी के लिए समिति बनी हुई थी। तो इस समिति ने सुझाव क्या क्या दिया कि आप ऐसा करिए, अगर ऐसी आप प्रबंध करते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं, तो ये अकाल कुछ ना कुछ कम प्रभावित करेगा, लोगों को कम पीड़ित करेगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, अकाल पीड़ितों की जो सहायता है उसमें जो है लोगों का सहयोग लिया जाए। किसका किसका? सरकारी लोगों का, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका, साथ में गैर सरकारी संस्थाओं की भी सहायता लिया जाए। गैर सरकारी संस्थाओं की भी सहायता लिया जाए। किसने कहा? कैंपबेल समिति ने। और इन्होंने क्या कहा कैंपबेल समिति ने कि आप किसी भी तरीके से, चाहे वो नहर खोदवाइए, रोड बनवाइए, रेलवे का निर्माण करें, किसी भी तरीके से लोगों को रोजगार मुहैया कराइए। अगर आप रोजगार उपलब्ध करा देते हैं तो स्वयं से लोग जो है अकाल की पीड़ा को भूल के कमाना शुरू कर देंगे और अपना पेट पालना शुरू कर देंगे। आप केवल रोजगार मुहैया करा दीजिए। सबसे जबरदस्त बात इसने क्या कहा कैंपबेल समिति ने? कैंपबेल समिति ने कहा कि ये जो जिला अधिकारी हैं, कौन? जिले का प्रमुख, जिले का मालिक, जो जिला अधिकारी हैं, इनका उत्तरदायित्व है, इनकी जिम्मेदारी है कि हर संभावित मृत्यु को रोका जाए। ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी जाए कि जितनी भी मृत्यु कम किया जाए उसको किया जाए, आपकी जिम्मेदारी है। इन सुझावों को सरकार के सम्मुख रखा। देखिए अभी समिति बनी है, अभी आयोग नहीं बना, अब आगे आयोग बन रहे हैं। गवर्नर जनरल के पद पर अब नियुक्त है लॉर्ड लिटन।
गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार कर दे रहे हैं लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन ने देखा कि ये जो आयोग का अभी गठन नहीं हुआ, अकाल पड़ रहे हैं, तो एक काम किया जाए, अब एक आयोग बनाया जाए, उसके सुझावों का जो है कार्यवाही के रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे ये अकाल की स्थिति से निपटा जाए। तो इन्होंने क्या किया, रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया, आयोग बन गया। इसे कहते हैं स्ट्रेची आयोग, इसे कहा जाता है स्ट्रेची आयोग। ये बना कब? 1880 ईस्वी में यह आयोग बना। लॉर्ड लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेची से कहा कि आप एक काम करिए कि किसी भी तरीके से जो भी उपाय करना है, जो भी आप सुझाव देंगे सब हम मानेंगे, लेकिन आप काम करिए कि जो ये अकाल है इसकी विभत्सता को, इसके नुकसान को कम किया जाए और कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो आने वाले समय में अकाल पड़े ही नहीं। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो आयोग 1880 ईस्वी में बना, इसने सुझाव दिया। इसने कहा कि जो अकाल पीड़ित हैं, पहला इसने सुझाव क्या दिया कि अकाल जो पीड़ित व्यक्ति हैं इनकी सहायता करना सरकार का कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से सरकार भाग नहीं सकती। और इसने क्या सुझाव दिया? दूसरा इसने कहा कि जो आप लगान वसूल रहे हैं इसमें रियायत दिया जाए, या तो कम कर दिया जाए, अगर बहुत जरूरी हो तो इसमें रियायत के साथ इसको वसूला जाए। और इन्होंने क्या सबसे मजेदार चीज, क्या सबसे मुख्य चीज इन्होंने क्या समझाया, सरकार से कहा कि एक कोष की स्थापना की जाए, जो संकट के समय एक कोष बनाया जाए, कोष बनाया जाए और संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए इसमें कुछ व्यवस्था किया जाए। कितना व्यवस्था किया जाए? कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया जाए इसमें, कि आपातकाल में कोई अकाल पड़ता है या कोई ऐसी स्थिति आती है जो संकटकालीन स्थिति है, तो इन 1.5 करोड़ों से जो है उसमें उपयोग किया जाए, कोष बनाया जाए और 1.5 करोड़ रुपया लगभग उसमें आपातकाल के रख लिया जाए कि अकाल वकाल पड़ते हैं तो उसमें इसको बांट के जो है सहायता किया जाएगा। सरकार ने स्ट्रेची आयोग को स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, आपने जो सलाह दिया है ये ठीक है। इसके लिए स्ट्रेची आयोग जो सलाह दिया था, स्ट्रेची आयोग की स्ट्रेची आयोग की सलाह पर, जो इसने सलाह दिया था सरकार को, उसके आधार पर 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। अकाल संहिता तैयार की गई। अकाल संहिता में क्या उल्लेखित किया गया? अकाल संहिता में यही कहा गया कि जो अकाल पड़े, अकाल के समय किस प्रकार से लोगों की सहायता की जाएगी उसके बारे में उल्लेखित था। साथ में इसने कहा गया कि जैसे कार्य करने के लिए अधिकारियों को जो कार्य है किस तरीके से उनको करना है, जैसे जिले को अकालग्रस्त घोषित करना है, जिले को अकालग्रस्त घोषित कर दीजिए, जिले को चलिए अकालग्रस्त घोषित हो गया। अकालग्रस्त घोषित करने के साथ साथ इसने क्या प्रबंध किया? अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची भी बनाई। ये अकाल संहिता जो बनी, इसमें कहा कि अधिकारी जो हैं उनके कर्तव्यों की सूची भी बनाई गई कि आपका क्या कर्तव्य है, उसकी भी सूची भी इसमें उल्लिखित थी कि आपको कैसे अकाल पीड़ितों की सहायता करना है, जैसे अकालग्रस्त जिला घोषित करके साथ में अधिकारियों के क्या कर्तव्य है उसकी भी सूची इस अकाल संहिता में बनाई गई, जो स्ट्रेची आयोग के सलाह पर बनाया गया था। स्ट्रेची आयोग, अभी पीछे स्ट्रेची आयोग बना, उसने सलाह दिया कि अगर ऐसा किया जाए तो हम अकाल से हर संभावित पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो इसके सलाह को मान लिया गया और इसके लिए अकाल संहिता तैयार की गई। उसके बाद दूसरा आयोग बनता है लायल आयोग। ये बनता है 1897 ईस्वी में। ये आयोग जब बनता है तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने पंजाब के जो उप गवर्नर थे सर जेम्स लायल, इनका पूरा नाम क्या था? सर जेम्स लायल। ये पंजाब के उप गवर्नर थे। उस समय ये पंजाब के उप गवर्नर के पद पर कार्य कर रहे थे। इनको बुलाता है
कौन? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और इन्हें एक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए मनाता है। लायल ने इस अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ के लिए कुछ सुझाव दिए। बस इनका सुझाव, यहां से पेपर प्रश्न पूछता नहीं कि क्या सुझाव दिए थे, बस यहां से केवल ये पूछता है कि लायल आयोग कब बना था? 1897 बना था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। और ये जो जेम्स लायल थे, ये क्या थे? तो वहां पंजाब के उप गवर्नर के पद पर ये नियुक्त थे। बस इससे ज्यादा इसमें से कोई भी प्रश्न निकल के नहीं आता है। उसके बाद आता है समय 1900 का समय आता है। इस समय भारत का कौन वायसराय था? तो हम आपको याद होगा सबसे खतरनाक इस समय गवर्नर जनरल वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि इसने कहा कि एक आयोग ऐसा बनना चाहिए जो सुझाव दे, उसके सुझावों को क्रियान्वित किया जाए, जिससे अकाल पीड़ितों की सहायता की जाए, साथ में भविष्य में अकाल की स्थिति कम से कम हो। तो इसने क्या किया? सर एंटोनी मैकडॉनेल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाता है, जिसे कहा जाता है मैकडॉनेल आयोग। मैकडॉनेल आयोग, ये मैकडॉनेल आयोग बन गया और इस आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। और एक वर्ष के बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी, अर्थात 1900 में बना, 1901 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट दी और सरकार से सिफारिश किया, सरकार को सुझाव दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अकाल से जो संभावित मृत्यु है या अकाल से जो पीड़ित संभावित नुकसान है उसको रोका जा सकता। इसने एक सलाह क्या दिया? इसने कहा कि जो ये सूखा पड़ा है उसके कारण अकाल पड़ा है, अगर ये पानी की समुचित व्यवस्था कर दिया जाए तो ये अकाल की स्थिति नहीं पैदा होगी। जरूर कुछ ना कुछ लोग फसल पैदा कर लेंगे और या जो है उसके माध्यम से कुछ ना कुछ अपने खाने पीने की चीजें का उपयोग कर लेंगे। इसने सलाह दिया कि सबसे पहले जल प्रबंधन किया जाए। जल प्रबंधन की सलाह दे दी, भाई जल प्रबंधन अति आवश्यक है। दूसरा इसने क्या सहयोग किया? दूसरा इसने कहा, इस आयोग ने कहा कि जब अकाल पड़े तो वहां पर क्या किया जाए? एक अकाल आयुक्त बना दिया जाए, एक अकाल आयुक्त की नियुक्त कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि सभी लोग अपने अपने मन मर्जी से जो है कहें कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। आपको अगर अकाल पीड़ितों की सहायता करनी है, आप स्वयं से सहायता नहीं कर सकते, आप अकाल आयुक्त के अधीनस्थ होकर जो है सहायता कर सकते हैं। तो इसने सुझाव दिया, सर एंटोनी मैकडॉनेल, जो मैकडॉनेल आयोग था, उसने सुझाव दिया कि जहां भी अकाल पड़े वहां एक अकाल आयुक्त की नियुक्ति कर दिया जाए और उसके देख रेख में इन अकाल पीड़ितों की सहायता किया जाए। और क्या इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि जो कैंपबेल समिति ने सुझाव दिया था, तीसरा इन्होंने क्या कहा कि जो कैंपबेल समिति ने सुझाव दिया था। क्या कैंपबेल समिति ने सुझाव दिया था? सही, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया जाए। किसके लिए? अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए। सरकारी और गैर सरकारी इन संस्थाओं का उपयोग किया जाए अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए। और इन्होंने क्या कहा कि केवल ऊपर से सहायता कर देने से फायदा नहीं है, इसके सहायतार्थ के लिए एक योजना ऐसी बनाई जाए जो निचले स्तर पर सहयोग करे। कहा? जो ग्रामीण स्तर है, जो गरीबी के नीचे वाले हैं, इस स्तर तक अगर सहायता की गई तो हर संभावित नुकसान को रोका जाएगा। किसने कहा? सर एंटोनी मैकडॉनेल की समिति ने कहा कि अगर आप निचले स्तर तक यह सहायता आप करना ही चाहते हो तो आप निचले स्तर तक अगर सहायता करते हैं, जो सबसे पिछड़ा तबका है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उस तक सहायता पहुंचती है तो ये हर संभावित नुकसान को रोका जा सकता है। इसके सुझावों को सरकार ने माना और बाद में इसी के आधार पर जो है सहायता करने की व्यवस्था की। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।